नमस्कार। अक्सर हम ये देखते हैं कि कोई भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार या संबंधित सरकार का कर्मचारी एक अनिवार्य सेवानिवृत्ति के तहत 60 वर्ष या अधिकतम 62 वर्ष की उम्र तक नौकरी करता है और उसके बाद में उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाती है। यानी कि एक निश्चित अवधि के पश्चात किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्त होना ही पड़ता है। लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति से पहले ही, यानी कि जो अधिवासी की सेवानिवृत्ति होती है उससे पूर्व ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी कि वो अपनी स्वेच्छा से नौकरी को छोड़कर वीआरएस ले लेते हैं। अब दरअसल एक अनिवार्य सेवानिवृत्त हुआ, यानी कि जो अधिवासी की पूर्ण करने के पश्चात सेवानिवृत्त हुआ, और एक वो कर्मचारी जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर 5 साल पहले ही जिसने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया या फिर वहां से वीआरएस ले लिया। तो उन दोनों में अंतर क्या होता है, आर्थिक नुकसान किसे होता है और किस प्रकार से एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाला कर्मचारी आर्थिक नुकसान में होता है, और कौन कौन से वो नुकसान है जो उसे लास्ट में पता चलते हैं जब वास्तव में 5 साल पहले की बजाय वो बाद में हुआ होता। तो ऐसे वो सोचता है, किन परिस्थितियों में उसे सोचना पड़ता है। ऐसा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होगा तो सरकार की ओर से उसे कई लाभ दिए जाते हैं। उन लाभों में से अगर देखा जाए तो सबसे पहले पेंशन, एनपीएस हो चाहे ओपीएस हो, पेंशन का प्रावधान है। ये जरूर अंतर है कि ओपीएस में ज्यादा मिलती है और पेंशन एनपीएस में कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद में एक निश्चित बेसिक का एक हिस्सा जिसका कम्यूटेशन करवा के एक साथ अगले 7 साल की सैलरी है वो ले लेता है कर्मचारी। इसके साथ साथ एक स्थायी उपदान दिया जाता है जो सरकार की ओर से अलग अलग निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में ये 20 लाख रुपए है। इसके साथ साथ उपार्जित अवकाश जो उसने अर्जित किए हैं उनका नकदीकरण का भुगतान किया जाता है एक सरकारी कर्मचारी को। तो ये सारे लाभ जब दिए जाते हैं तो उस समय एक जो वीआरएस लेकर कर्मचारी बैठा है उसे नुकसान कैसे होता है। मान लीजिए एक कर्मचारी जिसे सेवानिवृत्त होना था 2023 में और उसने वीआरएस ले लिया 2025 में, मतलब 5 साल पहले ही उसने वीआरएस ले लिया। अब जैसे कोई कर्मचारी वीआरएस लेगा तो उसकी नौकरी तो रहेगी नहीं, मतलब उसी दिन से वो सेवानिवृत्त माना जाएगा। तो उसी दिन से यानी कि 2025 से ही इस कर्मचारी की पेंशन भी बन गई और कम्यूटेशन की गणना भी उसी दिन से हुई और ग्रेजुएटी की गणना भी उसी दिन से हुई और पीएल का नकदीकरण भी 2025 से माना गया। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए यही कर्मचारी अगर 2030 में होता तो उसे किस प्रकार से लाभ होता, लाभ कैसे होता। मान लीजिए 2025 में एक कर्मचारी जिसकी अंतिम बेसिक 60,000 है, ठीक है, वो सेवानिवृत्त हो रहा है और उसकी पेंशन बनेगी, उसका बेसिक बनेगा 30,000 अगर उसने 28 वर्ष पूर्ण कर लिए है तो, और अब इसे घटाकर 25 कर दिया है, ठीक है। अब यही कर्मचारी अगर 30 में आएगा तो ऐसी स्थिति में उसे एक तो 5 इंक्रीमेंट मिल जाएंगे, 2025 का, 26 का, 27 का, 28 का, 29 का और 30 का, 5 से 6 के बीच में तो इसे इंक्रीमेंट मिल जाएंगे। इंक्रीमेंट से ही आपका बेसिक बढ़ता रहता है। अब जो बेसिक पहले 60,000 रुपए था जिससे पेंशन 30,000 रुपए बन रही थी, अब वही पेंशन 5 साल में अगर 2,000 रुपए भी अगर हम माने एक साल में, तो इसी स्थिति में ये कितने हो जाते हैं, 60 से 70,000 हो जाते हैं, मतलब 10,000 रुपए में बेसिक में ही फर्क पड़ गया। तो बेसिक में जो फर्क पड़ेगा वो 30 साल में, अब यहाँ पे जो 30 था वो यहाँ पे 35 हो गया। अब उसकी पेंशन की बेसिक कितनी हो जाएगी, 35,000। इसके अलावा जो कम्यूटेशन की गणना की जाती है वो भी आपके अंतिम बेसिक के आधार पर ही की जाती है। एक कम्यूटेशन जो 60,000 के आधार पे होगा, दूसरा कम्यूटेशन जो 70,000 के हिसाब से होगा, तो उसमें अंतर तो होगा ही। तो कम्यूटेशन किसका होता है, पेंशन का होता है। तो यहाँ पे 30,000 कम्यूटेशन होगा और यहाँ पे है वो 35,000 के एक निश्चित हिस्से का, यानी ज्यादा से ज्यादा 33% हिस्सा। इसके अलावा ग्रेजुएटी आपके अनुमानतः 16.5 महीने का वेतन होता है। तो वेतन का निर्धारण बेसिक प्लस डीए से होता है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी एक बेसिक था हमारा, अंतिम बेसिक था 60,000। तो एक तो हम 60,000 के आधार पे करें,
और ये करें 70,000 के आधार पर, तो उसमें यहाँ पे अंतर आ जाता है आर्थिक। अगला है पीएल का नकदीकरण। कितने दिन का वेतन आपको सरकार ऐसे देगी जो आपने अर्जित कर रखे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर पीएल का नकदीकरण जो होगा वो भी यहाँ पे डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप अगर 5 साल पहले सेवानिवृत्त हो गए तो ऐसी स्थिति में आपका जो बेसिक है वो 60,000 था और 5 साल बाद हुए तो वो 70,000 हो गया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई कर्मचारी जो वीआरएस लेता है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है, तो उसे इस प्रकार से लाभ न होकर हानियां उठानी पड़ती है। ये अवश्य देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ही वीआरएस लेता है। हो सकता है उसकी परिस्थितियां अनुकूल ना हो, लेकिन जहां तक हो सके जो वीआरएस की बजाय जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति अधिवासी की सेवानिवृत्ति है उसी के अनुसार जैसे कोई सेवानिवृत्त होगा तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।